हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम जो है चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप जान चुके हैं और उनको जो है हम उससे संबंधित समस्याओं को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना सीख चुके हैं। और आज हम जो बात करेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि भाई अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं वो आपके जो है या तो प्रतिच्छेद कर सकते हैं, या तो प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को जो है, या फिर समांतर हो सकती हैं, या फिर संपाती हो सकती हैं। ये आपकी तीन स्थितियां थीं जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपके दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं और उनके संबंध में तीन बातें या तीन स्थितियों के बारे में हम कह सकते हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या फिर समांतर हो सकती हैं वो दोनों जो है, या फिर एक दूसरे की क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भाई अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं हमारे पास और वो जो समीकरण हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि भाई जो तीन स्थितियां बन रही थी, मान लो पहला जो स्थिति थी आपकी वो बन रही थी प्रतिच्छेद वाली, तो जो प्रतिच्छेद वाली स्थिति बन रही है उसके लिए जो प्रतिबंध बनेगा, जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी। और जो समांतर है, अगर मान लो दो हमारे रैखिक समीकरण दे रखे हैं और वो एक दूसरे के समांतर हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन बनेगी, और अगर वो संपाती हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन आपकी बनेगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं प्रतिच्छेद के लिए जो कंडीशन बनने वाली है उस कंडीशन की बात करेंगे, समांतर के लिए जो कंडीशन बनेगी उसकी हम बात करेंगे, और संपाती होने की जो स्थिति बनेगी, कंडीशन बनेगी, आज जो है हम उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उनका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक जो रूप होता है उनका वो इस तरह से होता है। पहला जो होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। और दूसरी जो व्यापक स्थिति होती है दूसरे समीकरण की वो होती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, इन गुणांकों की सहायता से और इन गुणांकों की सहायता से ऐसी कंडीशन पता लगानी है कि किस स्थिति में आपके ये दोनों रेखाएं जो हैं या दोनों समीकरण प्रतिच्छेद करेंगे, और किस स्थिति में आपकी जो दोनों समीकरण हैं वो समांतर होंगे, और किस स्थिति में आपके ये संपाती होंगे। इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और ये जो आपके समीकरण हैं आपको पहले पक्के याद जो है आपको होने चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया आपको, a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2 ये सब क्या हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू आपका 0 होता है। तो अब बात करेंगे पहली स्थिति की। कौन सी स्थिति की, पहली स्थिति की। जो फर्स्ट कंडीशन आपकी जो बन रही है वो आपकी बन रही है प्रतिच्छेद वाली। कौन सी, प्रतिच्छेद वाली। तो जब दो समीकरण आपके दे रखे हैं और कंडीशन बन रही है आपकी प्रतिच्छेद वाली, अर्थात यहाँ क्या होगा आपका a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टे b2। तो जो प्रतिच्छेद की स्थिति बन रही है वो बन रही है आपकी a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टे b2। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपके दो रैखिक समीकरण दे रखे होंगे वो एक दूसरे को, स्थिति फर्स्ट जो बन रही है आपकी वो बन रही है प्रतिच्छेद वाली, और प्रतिच्छेद जब करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये गुणांक दे रखे हैं, x के गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक a2 है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक b2 है, तो आपस में क्या है, इनके एक संबंध होता है। तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या हो कह सकते हैं हम जो है कि जो हमें समीकरण दे रखे हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इनका जो है एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। बात समझ में आई। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही होगी a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे कि दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इनका एक हल होगा। केवल क्या होगा, एक ही हल होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 2 की। अब बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 2 की। तो स्थिति तो जो 2 है आपकी, स्थिति नंबर 2 है वो है आपकी समांतर होने की स्थिति। किसकी? समांतर होने की स्थिति। तो जो समांतर होने की स्थिति है उसमें क्या होता है, A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होता C1 बट्टे C2 के। तो ऐसी स्थिति अगर जब बनेगी आपकी तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेखाएं आपकी वो होंगी वो कैसी होंगी, दोनों समीकरण जो होंगे आपके वो कैसे होंगे, समांतर होंगे। और समांतर होंगे तो ऐसी स्थिति में आपके जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। क्यों? जो समांतर हैं अर्थात उनका कोई भी जो है हल आपका नहीं होगा। और आपकी तीसरी स्थिति जो बन रही है आपकी वो है आपकी संपाती होने की। किसकी? संपाती होने की। और संपाती स्थिति का मतलब है उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 बराबर होता है C1 बट्टे C2। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके जो है अनेक हल होंगे। अनेक क्या होंगे? हल होंगे। ऐसी स्थिति में आपके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो ये आपको जो 3 स्थितियां हमने बताई, ये तीनों स्थिति आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखनी है। और इस स्थिति को जो है और अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। देखो कैसे क्लियर कर लेंगे कि भाई अनेक हल हैं, ठीक है। स्थिति कैसी बन रही है, चलिए पहले जानते हैं प्रतिच्छेद के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को क्या करना, काटना। तो मान लो एक समीकरण आपका ये वाला है, ठीक है, और दूसरा समीकरण आपका ये वाला है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है यहाँ काट रहे हैं। तो केवल आप देख रहे होंगे दोनों का जो मिलान बिंदु है वो केवल एक है। एक है कि नहीं है? और एक है इसलिए इसका नाम रखा गया है एक हल। जब आपकी दोनों समीकरण जो है प्रतिच्छेद करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें केवल एक ही हल प्राप्त होता है। दोनों जो है एक ही बिंदु पर काटते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एक हल का होना, अर्थात अद्वितीय हल। और जब बात करते हैं समांतर होने की स्थिति की, किसकी? समांतर होने की स्थिति की, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर है, अर्थात एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। और कितनी भी कोशिश कर लें, अगर इनको हम आगे बढ़ाएं या इनको अगर इधर बढ़ाएं तो ये किसी भी स्थिति में कहीं भी नहीं मिलेंगी। और जब कहीं नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं अर्थात इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आई सबको? अब बात करते हैं संपाती वाली की। तो एक रेखा मान लो ये है आपकी, ठीक है, एक समीकरण की जो रेखा खींची हमने ये खींच ली, और अब दूसरे जो समीकरण है उसकी रेखा क्या इसी के ऊपर आ रही है। इसी के ऊपर का मतलब क्या, इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई। जब ओवरलैप कर गई तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो रेखा है, ठीक है, और उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आपकी आ रही है। तो अगर देखा जाए तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ रही है, इसका मतलब क्या है, हर एक बिंदु पर कभी यहाँ हर जगह मिल रही है। भाई ये छोटी वाली रेखा जो मेरे अंदर दिख रही है आपको, जो छोटे तीर में दिखा रहा हूँ और एक बड़ी तीर में दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो छोटी वाली रेखा है बड़ी वाली को कहाँ कर रही है, हर जगह मिल रही है, कभी यहाँ हर जगह मिल रही है। भैया ओवरलैप का मतलब क्या है, जब हर एक बिंदु पे मिलेगी तभी तो इसके ऊपर आ पाएगी, संपाती होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब हो गया यहाँ भी इसका एक हल निकलेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर जगह जो है इसके कोई न कोई हल आपका होगा। तो जहाँ तक आपको जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करेंगे इसी क्रम में। अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 की, 3.2, जिसका पहला प्रश्न हम करते हैं, वो भी पहले का पहला पार्ट। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है आपको, समस्याएं दे रखी हैं, उनका सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, और उनको जो है बाद में ग्राफीय विधि से हल करना है। जो पहला प्रश्न है वो है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल्का सा प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसमें ये कह रहा है कि भाई एक प्रतियोगिता हो रही है और उस प्रतियोगिता में क्या है, कुछ लड़कियां भाग ले रही हैं
और कुछ लड़के भी भाग ले रहे हैं जो है। तो अब हमें लड़के लड़कियों की संख्या जो है आपको बतानी है। समझ में आई? तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दो चर लेने होंगे। तो लड़कियों की संख्या के लिए एक चर और लड़कों की संख्या के लिए एक चर जो है। तो हमने मान लिया कि जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें लड़कों की जो संख्या है वो आपकी x है और लड़कियों की जो संख्या है वो आपकी y है। तो जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि उस प्रतियोगिता में जो है कुल 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं। 10 विद्यार्थी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जब 10 विद्यार्थी भाग लेंगे इसका मतलब ये हुआ आपके उसमें कुछ तो लड़की होंगी और कुछ लड़के होंगे, अर्थात ये हुआ लड़के और लड़कियों को मिलाकर के 10 जो विद्यार्थी आपके भाग ले रहे हैं। तो पहला जो प्रश्नानुसार इस प्रतियोगिता में जो है बच्चे टोटल 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं, अर्थात कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, अर्थात x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और जो दूसरी प्रश्न में जो दूसरी बात कह रही है वो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसकी लड़कियों की संख्या लड़कों की मतलब x से 4 अधिक है। समझ रहे बात, 4 अधिक है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, हल्का सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा y को तो ले जाएंगे ना, 4 को ले आएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, x आपका वहीं की वहीं रहेगा, माइनस के y हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। फिर क्या हुआ, हमने बल्ला बल्दी कर दी। जो उधर वाले थे राइट हैंड साइड वाले वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले थे वो राइट हैंड। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब जो प्रश्न में पूछा था कि भाई जो समस्या आपके सामने दे रखी है उस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए। तो हमने जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाए हैं वो समस्याओं को रैखिक समीकरण में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब क्या करना है, इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 के कम से कम 2 हल निकालने होंगे और समीकरण 2 के भी कम से कम 2 हल निकालने होंगे, जिससे जो है हम इन समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकें। तो चलिए अब जो है समीकरण नंबर 1 के हल निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10। तो अब हमें क्या करना है, x के कुछ ऐसे मान चुनने हैं जिनके लिए y के मान भी क्या हैं, पूर्णांक आए। x का मान भी कुछ पूर्णांक लेने हैं, चाहे प्लस के ले लो चाहे माइनस के, जिससे क्या हो y के भी आपके जो है पूर्णांक आ जाएं। कभी भी जो है y का मान भिन्नात्मक नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x बराबर ले लूँगा आपका 3। चलिए 3 ले लेते हैं और 3 लूँगा मैं x का मान, तो y का जो मान आएगा आपका वो आपका आ जाएगा 7। ठीक है। अब मैं x का मान ले लूँगा अपनी तरफ से 6 ले लेता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं y का मान कितना आएगा, x के रखेंगे यहाँ पर 6 मतलब हो गया 10 में से 6 गए तो आपके हो गए 4। बात समझ में आई? तो ये आपका जो है समीकरण नंबर 1 के 2 हल हो गए। एक हल आपका ये वाला हो गया और एक ये वाला हल हो गया। अब जब हल कर रहे हैं तो जो बिंदु बनेंगे आपके, एक बिंदु आपका बन जाएगा 3,7 और जो दूसरा बिंदु बन जाएगा आपका वो बन जाएगा 6,4। बात समझ आई यहाँ तक? अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है आपका x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। ठीक है। तो समीकरण 2 हमने लिख लिया है। यहाँ x का मान रखेंगे और यहाँ पे आपका y का मान निकल के आएगा। तो मैं पहले x की जगह 0 ले लेता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, x और y के मान इस प्रकार से रखने हैं कि दोनों की दोनों जो है आपके पूर्णांक हमें मिले, भिन्नात्मक नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी। उससे क्या होगा, उसको आपको दिक्कत आएगी और ग्राफ खींचने में भी आपको जो है आसानी नहीं होगी। पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपका जो है कैसा आना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं आना चाहिए। तो x का गुणांक हमने 0 रखा x के स्थान पर, तो x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको देखो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब x के स्थान पर हम रख लेते हैं माइनस के 2। जब माइनस के 2 रखेंगे तो देखो माइनस के 2 और प्लस के 4 अर्थात आपका मिल जाएगा हमें 2। बस में यहाँ तक चाहे जो ले सकते हैं। ये x के मान जो लेना होता है ना, ये हमारे हाथ में होता है। हम इस प्रकार से लेते हैं जिससे y का मान कैसा आ जाए, आपका पूर्णांक कोई हमें मिल जाए जो है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिया है और -2 लिया है। तो यहाँ से जो बिंदु बन के आएंगे आपके, वो बन के आएंगे 0,4 एक बिंदु बन जाएगा और जो दूसरा बिंदु बन जाएगा आपका वो बन जाएगा -2,2। अब क्या करना है, इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ पर हमें इन समीकरणों को खींचना है। ठीक है ना।
चलिए तो अब खींचते हैं ग्राफ पर। तो ये हमने ग्राफ पर एक्स अक्ष खींच लिया और यहाँ हमने वाई अक्ष खींच लिया, ठीक है ना। और जैसा कि सभी बच्चे आप जानते हैं, ये आपका होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के दाहिनी ओर होते हैं आपके धनात्मक संख्याएं, और मूल बिंदु के बाईं तरफ होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं। इसी प्रकार मूल बिंदु के नीचे होते हैं आपके ऋणात्मक अंक या पूर्णांक या संख्याएं, और मूल बिंदु के ऊपर होते हैं आपके धनात्मक। और मूल बिंदु जो होता है आपका वो होता है 0,0। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, जो हमने समीकरण के लिए हल निकाले थे और उनके हमने बिंदु जो बनाए थे, एक बिंदु बनाया था आपका 3,7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3,7 को इस ग्राफ पर जो है प्रदर्शित करेंगे। तो 3,7 का मतलब हो गया, पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे 3, तो 1 2 3, फिर वाई अक्ष पर चलेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो आपका बिंदु हमें मिला, ये मिला आपका, और इसके जो निर्देशांक थे आपके वो थे 3,7, ठीक। और इसका हमने नाम दे दिया बिंदु ए। अब जो दूसरा बिंदु है समीकरण 1 के लिए, वो है आपका 6,4। तो 6 चलेंगे आपके एक्स अक्ष पर और 4 चलेंगे आपके वाई अक्ष पर। तो 6 चलेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब चलेंगे 4, 1 2 3 4। ये आपका बिंदु मिल गया हमें 6,4, और इसका नाम दे दिया बिंदु बी हमने। अब हमें दोनों बिंदु मिल गए पहले समीकरण के लिए। तो हमारा अब नेक्स्ट काम होता है इन बिंदुओं को फुटा की सहायता से मिलाना और एक रेखा जो है प्राप्त करना। तो हमने बिंदु ए और बी को मिलाया, तो ये हमें रेखा जो है आपकी प्राप्त हो गई। और ये रेखा जो प्राप्त हुई है आपकी, ये समीकरण वाली की थी x + y = 10 के लिए, ठीक। अब जो दूसरे समीकरण था आपका, और उसके जो हल आए थे आपके, एक आया था 0,4। तो पहले इस बिंदु को देखेंगे 0,4। तो एक्स अक्ष पे चलना है आपका 0 और वाई पे चलना है 4। तो देखो 0 तो 0 यही रहेगा, वाई पे चलेंगे 4, 1 2 3 4, अर्थात आपका मिल जाएगा 0,4। ये वाला बिंदु जो होगा वो होगा आपका 0,4। बात समझ में आई यहाँ तक? इस बिंदु को नाम दे दिया हमने P। ये आपका हो गया 0,4। अब जो नेक्स्ट बिंदु है समीकरण 2 के लिए, वो आपका है -2,2। -2,2। तो देखो -2 पहले चलना है x पे, तो -2 चलेंगे, -1 -2, और 2 चलेंगे y पर, 1 2। तो ये आपका बिंदु मिल गया हमें -2,2, जिसको हमने नाम दे दिया बिंदु Q। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, बिंदु P को और Q को मिलाना, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु P और Q को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो जब हमने बिंदु P व Q को मिलाया, तो हमें ये वाली रेखा प्राप्त हुई। ये जो रेखा है आपकी समीकरण के लिए है x - y = -4 के लिए, ठीक। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें इनका हल प्राप्त करना है, तो हम ये देखेंगे कि ये वाली जो समीकरण की रेखा है और ये वाली जो समीकरण की रेखा है, वो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें देखने से प्राप्त होता है कि ये बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अर्थात जब दो समीकरण, दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो बिंदु दोनों रेखाओं का हल माना जाता है। अर्थात जो बिंदु A होगा, इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। अर्थात जो हल होगा तो आपका 3,7 होगा। अतः लड़कों की संख्या 3 होगी व लड़कियों की संख्या आपकी क्या होगी, 7। तो जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें लड़कों ने तो 3 लड़कों ने भाग लिया और लड़कियों ने 7 लड़कियों ने भाग लिया, ठीक है। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के दूसरे भाग की, और जो कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा
5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है 46। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत बार एग्जाम में ये देखा है, पेंसिल और कलम वाला जो है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, पहले पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य जो है आपका रुपये है x और एक कलम का मूल्य y रुपये है, ठीक। तो अब जो है हम कितनी कदम खाया करें, अब जो है हम 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, तो देखो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 5 का हो जाएगा आपका 5x, ठीक, प्लस और एक कलम का मूल्य है y रुपये, तो 7 कलमों का हो जाएगा 7y बराबर आपका हो जाएगा 50 रुपये, ठीक। टोटल रुपये कितने के आ रहे हैं, 50 रुपये के आ रहे हैं। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण। फिर आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर आपके हैं 46 रुपये के आ रहे हैं, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो जो समस्या हमारे सामने दे रखी थी उसको हमने 2 रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ विधि के द्वारा इनको हल करना है, ठीक है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए इन समीकरणों को हमको पहले इनके कम से कम 2 हल जो है निकालने होंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं पहले वाले समीकरण के जो है हल। तो पहला समीकरण आपका है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो अब यहाँ पर हम ये पहले समीकरण को हल कर रहे हैं। तो x के एक मान तो हम रखेंगे 3, ठीक है। अभी तक हमने 3 चुन लिया है। जब हम 3 रखते हैं तो यहाँ x की 3 रखेंगे तो 5 तिया 15 हो गए आपके। तो 50 में से 15 जाएंगे तो आपके बचेंगे 35, ठीक है। और 7 का पारा जब 35 से पढ़ेंगे तो आपका जाएगा 5 बार। तो जो पहला हल था वो निकल के आ गया 3, 5। अब x के स्थान पर अब रखते हैं 10, कितना 10, तो 10 पंजे हो गए आपके 50। 50 में से 50 गए तो 0, अर्थात 7 का जब 0 भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो पहले समीकरण के लिए आपके 2 हल प्राप्त हो गए हमें, जिसको हम बिंदु के रूप में लिखना चाहें तो एक आपका बिंदु बन जाएगा 3,5 और दूसरा बन जाएगा आपका 10,0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम हल करेंगे दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण आपका है 7x 5y बराबर 46। तो अब यहाँ पर x के जगह हम रखेंगे, देखो 0 रखेंगे अगर तो आपके हो जाएंगे 7 और 46 में से 7 जाएंगे तो आपके बचेंगे 39, जो कि किसी काम के नहीं है। 5 का भाग 39 में जाएगा नहीं, है ना। तो ऐसे करके नहीं, हम क्या करेंगे x के मान रख के मन में चेक करेंगे, दिमाग में चेक करेंगे और ऐसे मान लेंगे। इस तरह के जो है मानों को चुनेंगे जिसमें दोनों की दोनों कैसे हो, आपके पूर्णांक हो। x का मान भी कोई ना कोई पूर्णांक हो और y का मान भी कोई ना कोई पूर्णांक हो, ठीक है ना। तो अब x का मान जो हम रखेंगे यहाँ पर 3, ठीक। जब 3 रखते हैं तो देखो 7 तिया हो गए आपके 21 और 46 में से 21 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 25 और 25 में जब 5 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ गया 5, ठीक। अब नेक्स्ट x का जो मान लेंगे वो लेंगे। तो अब यहाँ पर x का मान ले लेंगे हम जो है 8, ठीक है। तो 8 का जो है मान यहाँ रखेंगे x के स्थान पर। तो 8 सत्ते 56, कितने हो गए 56। 56 में से 46 जाएंगे तो आपके बचेंगे 10 और 10 में 2 का भाग देंगे, माइनस के बचेंगे 10 और 5 का भाग देंगे तो आपके आ जाएंगे -2। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 2 के लिए 2 हल जो है निकाल लिए, जिनको अगर हम बिंदु के रूप में लिखेंगे तो आपका एक बिंदु बन जाएगा 3,5 और दूसरा जो बिंदु बन जाएगा आपका वो बन जाएगा आपका 8,-2। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम जो है ग्राफ कॉपी पर इन समीकरणों को प्रदर्शित करेंगे। तो अब पहले समीकरण के लिए जो हमने बिंदु प्राप्त किए थे 3,5 और 10,0, तो उनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर सबसे पहले प्रदर्शित करेंगे। तो पहले करेंगे 3,5, देखो 3 चलेंगे 1 2 3, 5 1 2 3 4 5। तो ये आपका मिल गया बिंदु हमें 3,5। कितना मिल गया 3,5।
जिसका हमने नाम दे दिया बिंदु ए। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने ये जो लाइनें खींची हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींची हैं, एक कोने में क्यों खींचे, बीच में क्यों नहीं खींचा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमने हल निकाले थे उसमें मैंने पहले ही देख लिया जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका 10 तक जा रहा है और वो भी किसका है, प्लस का है। तो मैंने उस हिसाब से देख लिया कि भाई हमें एक्स कोऑर्डिनेट पे प्लस की संख्याएं ज़्यादा चाहिएगी और माइनस की कोई भी संख्या नहीं चाहिए, इसलिए मैंने माइनस की संख्याएं लिखी नहीं और प्लस की संख्या 10 तक से ऊपर निकाल ली है, इसलिए मैंने एक कोने में ये खींचा है। ठीक है ना। तो हमने बिंदु 3,5 को यहाँ पर प्रदर्शित कर लिया है। अब देखेंगे 10,0, तो x पे चलेंगे 10 और y पे कितना चलना है 0, अर्थात 10,0 का जो होगा ये बिंदु होगा आपका ये आपका हो गया 10,0। इसको मैंने नाम दे दिया b। अब हमें क्या करना है, बिंदु a और b को क्या करना है, स्केल की सहायता से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। जब हमने बिंदु a व b को मिलाया तो हमें एक ये वाली रेखा जो है प्राप्त हुई, जो कि बनी हुई है समीकरण 5x + 7y = 50 के लिए। ठीक है। अब समीकरण दूसरे के लिए देखेंगे, जो हमने बिंदु निकाले थे, हल निकाले थे उनको। तो एक बिंदु है आपका 3,5, इसमें भी है आपका 3,5। तो देखो 3,5 तो हमारा पहले से ही हमें मिल चुका है 3,5। ठीक है। और दूसरा है आपका 8, -2, 8, -2। तो देखो 8 आपका ये रहा -2, 8, -2। तो देखो 8 तो आपका ये रहा, -2 नहीं चलेंगे, 1, 2। तो आपका बिंदु मिल जाएगा ये वाला 8, -2, 8, -2। इसका हमने नाम दे दिया बिंदु सी। तो बिंदु ए था आपका, वो दोनों में क्या था, कॉमन था। तो बिंदु ए को हम क्या करेंगे, बिंदु सी से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो जब हमने बिंदु ए और सी को मिलाया तो हम देखते हैं, और ये जो रेखा जो हमने खींची है ये खींची है आपकी, तो बिंदु ए और सी को मिलाया तो हम देखते हैं कि बिंदु ए पर ये दोनों रेखाएं जो आपको एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अर्थात ये जो बिंदु होगा दोनों रैखिक समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। क्या होगा, हल। अतः हम कह सकते हैं, अतः एक पेंसिल का जो मूल्य होगा आपका वो हो जाएगा 3 रुपये और एक कलम का जो मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है ना। ये आपका दूसरा सवाल जो है समाप्त होता है।